शुरू कीजिए। अब ये क्वेश्चन है क्या बेटा, देखो ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको बुक शो कर रही हूँ, बट बेटा अगर बुक नहीं है तो प्लीज़ अरेंज कीजिए बुक, क्योंकि जब तक आपके पास बुक नहीं होगी आप अकाउंट्स में फर्दर, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा होता है कि पहले क्वेश्चन पूरा दिखाना और फिर उसका सोल्यूशन, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो आप प्लीज़ क्वेश्चन जहाँ तक हो सके अपने पास अरेंज कर लीजिए, सो दैट यू कैन ईजिली हैव दैट। बट फिर भी मैं आपको एक बार व्यू दिखा देती हूँ क्वेश्चन है कैसा, और बहुत ही फास्ट एक रीडिंग आपको करके दिखाती हूँ इसकी। देखो आपको बोला गया बेटा ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो in their capital ratio. Their balance sheet as on March 31st 2016 is as under। आपको कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं यहाँ बेटा, आपको यहाँ पर ए बी और सी के तीनों के आपको यहाँ कैपिटल बैलेंस गिवन है। इसके बाद आपको रिजर्व फंड है, टिक मार्क कर लीजिए बेटा। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है। एसेट साइड में आपको बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक और फर्नीचर, यानी कि आपको अक्यूमुलेटेड लॉस कोई गिवन नहीं है। आप दूसरी तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है आपको 2800 के। इसके अलावा असेट साइड पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बेटा गो थ्रू करते हैं जल्दी जल्दी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर अंडर वैल्यूड बाय 4000। नेक्स्ट इज एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण, अ डेटर वाज डाउटफुल एंड अ प्रोविज़न फॉर द सेम इज़ रिक्वायर्ड। तो प्रोविज़न कितने की ज़रूरत है, 12,000 रुपीज़ का प्रोविज़न चाहिए हमें। स्टॉक भी वैल्यूड एट 90%। नेक्स्ट इज goodwill of the firm is to be valued at 60,000 rupees. 1 lakh be transferred to A's loan account bearing interest at 10% per annum and balance be paid through bank overdraft be arranged if required. B and C will share future profit in 5:3। अब आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बिहाफ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, तो ये सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो हमारे रिटायरमेंट के केस में 3 अकाउंट बनते हैं, वो 3 अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये 3 अकाउंट आपने प्रिपेयर करने हैं किस केस में, रिटायरमेंट के केस में बेटा। नेक्स्ट थिंग इज, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस डेट कोई आपकी बैलेंस शीट है, यानी जिस डेट का आपके साथ जिक्र हो रहा हो क्वेश्चन में। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको हमें 31 मार्च 2016 डेट दी हुई है बैलेंस शीट की, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है बेटा ये 31 मार्च के, तो हमारी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016 की ही डेट पे बनेगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो नई बैलेंस शीट आ रही है हम वो क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम क्वेश्चन शुरू करेंगे एडजस्टमेंट से। हमारी पहली एडजस्टमेंट में हमें बोला था फर्नीचर एंड फिटिंग्स आर अंडर वैल्यूड बाय 4000। पहली बात, अंडर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट। कैसे, घर में सोफ़ा है, अगर आपने सोचा हुआ है सोफ़ा मार्केट में बेचने जाएंगे तो 10,000 मिल जाएंगे, बाद में पता चला मार्केट में बेचने गए तो 14,000 का बिक गया। अरे हमने तो कम नाप रखा था, अंडर वैल्यूड कर रखा था। कितने से, 4000 से। सोफ़े की वैल्यू बढ़ गई, असेट की वैल्यू बढ़ गई। असेट की वैल्यू मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट मतलब बाय साइड, तो बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स। एक बात बहुत क्लियरली बोलती हूँ बेटा, अगर बाय के साथ अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के केस में बाय के साथ अमाउंट दिया है तो फिर वो अमाउंट एज इट इज़ आ जाएगा। बट इन केस अगर बाय के साथ परसेंटेज दे दी है बेटा तो वो परसेंटेज आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अंडर वैल्यूड बाय 10%, तो वो 10% निकालने के लिए आपने करना क्या है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 36,000 है और अंडर वैल्यूड बाय 10% बोला है, तो 10/100 नहीं लेना, 100 माइनस करके लेना है क्या, रेट ये वाला। ठीक है बेटा, क्योंकि जो वैल्यू आपको दी गई है वो ऑलरेडी 90% है, वो 100% नहीं है। अंडर वैल्यूड बोला है ना आपको। इसी की तरीके से ओवर वैल्यूड के केस में अगर आपको बोला गया हो तो आपने 10/100 नहीं लेना, 100 + 10 करके लेना है, ओवर वैल्यूड में ऐड करके और अंडर वैल्यूड में लेस करके। ये होगा बेटा आपका। चलो जी, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण। अरुण से रिसीव कर रहे थे 12,000 रुपये ड्यू था। एक डेटर है
जो कि डाउटफुल है बेटा, और इसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। अब हमने बुक में देखा हमने कोई प्रोविज़न नहीं बना रखा, तो हमें पूरा कंप्लीट 12,000 रुपीज़ का प्रोविज़न बनाना है। तो हम लिखेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। अगर हमने इसमें से कुछ बना रखा होता तो हम वो रिड्यूस करके लिखते हैं यहाँ पर। मान लो मैंने 4,000 का प्रोविज़न पहले बना रखा, तो मैं यहाँ सिर्फ 8,000 ही लिखती। ठीक है बेटा, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक बी वैल्यूड एट 90%। अब वो कहना चाहता है कि आपने जितनी भी वैल्यू ले रखी है आपका स्टॉक 90% पे वैल्यूड होगा, 100 रुपये में नहीं, 90 रुपये में माना जाएगा। तो आपका स्टॉक जैसे यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ गिवन है, तो 3 लाख का 90% कितना होता है, 2,70,000। तो आपके स्टॉक की वैल्यू 3 लाख ना होकर कितनी है बेटा, 2,70,000। आपको 30,000 का फिर से लॉस हो गया। तो टू स्टॉक, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू क्या होगी बेटा, रिड्यूस। अगर मैं यहीं पर आपको बोलती स्टॉक भी वैल्यूड एट 120%, तो 100% से ज़्यादा पे आप वैल्यूड कर रहे हो, 20% ज़्यादा, तो आपको वो प्रॉफिट होता। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं ए के लोन अकाउंट में, दैट मीन्स इट इज़ अ मैटर ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ असेट और लायबिलिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में हमें बी और सी का न्यू रेशो दिया है 5:3। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा हमारे रिवैल्यूएशन की बस यही ट्रीटमेंट थी। हमने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट किया, हमने इधर टोटल किया तो हमारा आता है 42,000। 42 में से जब हम 4,000 को डिडक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा बेटा ये 38,000, एंड 38,000 इज़ आवर लॉस बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। अब आती है बात, इनका रेशो क्या है। क्वेश्चन में हमें बोला था, फर्स्ट लाइन अगर आप दोबारा से चेक करेंगे तो, कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल। तो कैपिटल तो बेटा इनकी है कितनी, 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अगर मुझे इससे रेशो बनाना है तो पहले 0 कैंसिल कर दी, पहले 3 0 कैंसिल हो गई। अच्छा, अब 2 भी हो रही हैं, तो इसका मतलब है इनका रेशो निकला है 2:1। 2:1। ए रिटायर हो रहा है और बी और सी का न्यू रेशो 5:3 है, जो कि आपको क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट में दिया गया है। एक बार दोबारा से चेक कर लो। ठीक है, ये दिया क्यों है इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगी, पर फिलहाल हम वापस चलते हैं किसकी तरफ, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। और इस 38,000 को हम अपने रेशो में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आवर 2:1। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर सी का 7,600, बी का 15,200 और ए का भी 15,200। ठीक है बेटा, अब आती है नेक्स्ट स्टेप हमारा, और नेक्स्ट स्टेप है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा जो अकाउंट दिया है, अगर उसका बैलेंस दिया हो तो सबसे पहले वो बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉर्मेट में आपका आएगा पर्टिकुलर ए, बी एंड सी, अगेन ए, बी एंड सी पर्टिकुलर। जो पार्टनर रिटायर है उस पर सर्कल कर लो, आसानी रहेगी आइडेंटिफाई करने में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में मैंने लिख दिया इनकी जो कैपिटल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सबसे स्टार्टिंग में आपको दी गई है 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। क्लियर बेटा। नेक्स्ट थिंग, अब मैंने आपको बताया था बेटा एक प्रोसीजर पूरा फॉलो करो। सबसे पहले आपने जैसे ही लिखा है, इसके बाद क्वेश्चन में चेक करो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस थे, तो मैंने आपको बताया था रिजर्व फंड पर बेटा टिक मार्क कर लो। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। तो 40,000 को जब आप यहाँ डिवाइड करेंगे, इधर साइड में क्यों आ रहा है बेटा, हर वीडियो में बताती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ एक बार। रिजर्व फंड होता है आपका लायबिलिटी साइड, ये देखिए आपका ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड से जब आप क्रॉस पुटिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, पार्टनर्स की क्रेडिट साइड। तो आपका रिजर्व फंड आएगा यहाँ पर 40,000 को 2 to 1 में डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 16,000 एंड 8,000 रुपीज़। क्लियर हो गया बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई गिवन नहीं है, सॉरी लॉस कोई गिवन नहीं है। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन का लॉस है बेटा, लॉस है तो क्रॉस करेंगे तो ये कौन सी साइड होती है, डेबिट। तो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉस। तो आप यहाँ दिखा देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,200, 15,200 एंड 7,600। बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट चेक करने के बाद हम आते हैं अपनी गुडविल पे। तो मैंने आपको बताया था ना ये 2 रेशो दिए हैं, क्यों दिए थे भाई, क्योंकि हमें गुडविल की कैलकुलेशन गेनिंग रेशो में करनी होती है, और गेनिंग रेशो के लिए हमें न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों चाहिए। तो यहाँ पर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
और हमारा न्यू रेशो जो है वो है 5/8 बी का और 3/8 सी का। हमारा ओल्ड रेशो जो गिवन है वो है 2/5 एंड 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे बेटा एलसीएम लेके सॉल्व। यहाँ हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 40, 25 माइनस 16 दैट इज़ 9/40 और इसका आ जाएगा बेटा हमारा 40 अगेन 15 माइनस 8 7/40 दैट मीन्स जो गुडविल आएगी रिटायरिंग पार्टनर की उसको 9:7 में हमने डिवाइड करना है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे? आपको क्वेश्चन में बोला था गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000। ओके, तो गुडविल इज़ आवर ₹60,000 and A's share in goodwill is 60,000 into 2/5। ये है बेटा ए का शेयर 2/5 है। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ आ गया हमारा 24,000 रुपीज़। क्लियर है बेटा? अब इस 24,000 को आप 9:7 में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये रफ वर्क है बेटा। यहाँ तक आपका अभी तक सारा फेयर वर्क था। ये जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये रफ है, तो आपने रफ में दिखाना है। मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। 24,000 9/16, 24,000 7/16। ये 16 कहाँ से आ गया? 9 and 7 16। ओके, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 2 से कैंसिल करेंगे 1500। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा बेटा ए का 13,500 और बी का आ जाएगा आपका 10,500। अब मैंने आपको क्या जर्नल एंट्री बताई थी रिटायरिंग पार्टनर के केस में गुडविल की? जल्दी से लर्न करो बेटा, रिमेंबर करो। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेनिंग मतलब डेबिट, सेक्रीफाइसिंग मतलब क्रेडिट। तो हु इज़ सेक्रीफाइसिंग? हु इज़ गोइंग फ्रॉम द फर्म? ए। तो ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएंगे 13,500 एंड 10,500। कौन दे रहा है ये? 13,500 आ रहे हैं बीज कैपिटल अकाउंट और 10,500 आ रहे हैं फ्रॉम सीज कैपिटल। तो क्रेडिट आपका हो गया 13,500 10,500 क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। मैंने जनरल एंट्री क्या बोली? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बाकी जो पार्टनर बचे हुए हैं और जो गेन कर रहे हैं, बचने के साथ साथ बेटा इनका गेन करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है सिर्फ बी गेन कर रहा है और आप दोनों को डेबिट कर दो, नहीं। बी गेन कर रहा है तो सिर्फ बी डेबिट होगा। अब ये दोनों गेन कर रहे हैं, कितना कितना गेन कर रहे हैं? 13,500 एंड 10,500। तो आपकी यहाँ आ जाएगी 2A's कैपिटल अकाउंट। कभी भी बेटा यहाँ जिसका नाम लिखोगे उसके अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी, बाकियों के अकाउंट में एंट्री आएगी। तो क्लियर हो गया ये आपको? नेक्स्ट थिंग इज़, अब गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है बेटा जो हमने कंसीडर नहीं किया हो, सिर्फ एक 5th पॉइंट के, जिसमें आपको बोला था 1 लाख रुपए इसके लोन में ट्रांसफ़र करने हैं और बाकी की आपको पेमेंट करनी है। अब हमें करना क्या है? एक्चुअली में हमें निकालना है बैलेंस, और बैलेंस निकालने के लिए हमने करना क्या है? यहाँ टोटल कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, टोटल बोथ साइड का होता है बेटा, लेकिन दोनों को ही रफ में लिखो पहले ताकि हमें पता चल सके हमें ट्रांसफ़र कौन सी साइड पे करना है। तो मैं आपको बताती हूँ, हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है 1,08,000, दूसरी साइड का टोटल आ रहा है 2,16,000 और इसका हमारा जो टोटल है वो है हमारा 2,40,000 रुपीज़ बेटा। ठीक है, इधर हमने देखा इधर हमारा सिर्फ 15,200 है बेटा। तो हम जब इसमें से बैलेंस करके निकालते हैं तो हमें पता चला हमारा बैलेंस आएगा 2,24,800 रुपीज़, जिसमें से 1 लाख रुपये हमें ट्रांसफ़र करने हैं ए के लोन अकाउंट में। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख देंगे एज लोन अकाउंट 1 लाख रुपीज़। उसके बाद जो बचा उसकी पेमेंट करनी है। देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ क्लियरली, आप एक बार इस पॉइंट को बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये देखो 1 लाख बी ट्रांसफ़र टू हिज लोन अकाउंट। मैंने बता दिया लिखना कैसे है, टू लोन अकाउंट। इसमें अच्छा ये भी बोला बियरिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो तब देंगे ना जब थोड़ा टाइम होगा। अभी आज की डेट में तो हम रिटायरमेंट की डेट पे ही काम कर रहे हैं, तो बाद में जब कभी लोन अकाउंट बनाएंगे तब उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक। जो बचेगा उसे बैंक से पेमेंट करो, और अगर आपको ज़रूरत है बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज हो करो। ठीक है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या केस है मैं ये बताऊंगी आपको। पहले हम करेंगे पेमेंट। इन्होंने फुल एंड फाइनल बोल दिया पेमेंट करनी है, और हमने देखा हमारे पास बैंक में सिर्फ और सिर्फ, ये देखो बेटा क्वेश्चन में
बैंक में कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको? 44,800 रुपीज़ दिख रहा है बेटा। तो आपके पास सिर्फ 44,800 रुपये हैं और पेमेंट आपने करनी है 1,24,800 की। कैसे आया ये? मैंने यहाँ टोटल किया, ये आया 2,40,000, इसमें से इसे माइनस किया तो मेरा बचता है 2,24,800, 2,24,800, जिसमें से 1,00,000 लोन में चला गया। तो बाकी की मैंने क्या कर दी? पेमेंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, लेकिन ये याद रखना, मैं आपकी याददाश्त के लिए यहाँ लिख रही हूँ। हमने पेमेंट की 1,24,800 की और हमारे बैंक में सिर्फ हैं कितने? 44,800 रुपीज़ हैं हमारे बैंक में। तो हमें 80,000 रुपये कम पड़े हैं। उन्होंने क्या बोला था? अगर ज़रूरत हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये क्या आ गया हमारा? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर हो गया बेटा? चलो ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब हमें करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड डाउन निकलेगा किसका? बी और सी का, क्योंकि आगे फर्दर कौन कंटिन्यू करने वाला है? बी और सी। तो हमने देखा 2,16,000 में से हम इन दोनों को माइनस करेंगे और हमारा जो बैलेंस है वो क्या आ जाएगा? हमारा यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन में आ रहा बेटा 1,87,300 और सी का बैलेंस आ रहा है बेटा हमारा 89,900 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट बेटा। मैं यहाँ ओके लिख रही हूँ। ओके मीन्स आप इनका क्रेडिट साइड का जो टोटल है वही डेबिट साइड का है। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा आपकी लास्ट वन, बैलेंस शीट। अब आपने बैलेंस शीट में क्या करना है? जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है ना बेटा, आप उसे पढ़ते जाओ और उसके आइटम्स को एक एक करके चेक करते जाओ कि उन पे क्या इफेक्ट आया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो आप लायबिलिटी साइड में देखेंगे तो आपकी कैपिटल जो है वो ए, बी और सी 3 की थी, अब सिर्फ 2 की रह गई। क्यों? क्योंकि ये तो रिटायर हो गया। और बी और सी की जो कैपिटल आएगी वो ये वाली आएगी बेटा 1,87,300 एंड 89,900। इन दोनों का टोटल आपने लिखना है बाहर 2,77,200 रुपीज़। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज़ आपका रिज़र्व फंड। रिज़र्व फंड तो हमने बांट दिया, बचा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आपकी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे आपने कोई भी चेंज नहीं किया, क्रेडिटर्स आपके एज इट इज़ 20,000 आ जाएंगे बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे शो किया था ना, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोले थे 2,800 के, हमने उनका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। कहाँ से पता चल रहा है कोई ट्रीटमेंट नहीं किया? क्योंकि रिवैल्यूएशन में कहीं भी ये सारी चीज़ें आई नहीं है, ना क्रेडिटर्स कहीं आए ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ना ही बेटा एडजस्टमेंट में इनके बारे में कुछ बोला है। तो हमारा लायबिलिटी साइड हो गया है। अब आते हैं हम असेट साइड पे। असेट साइड में बोला है बेटा बैंक। अब बैंक में बोले थे 44,800, पेमेंट करनी थी 1,24,800 की। कहाँ से लाएँ 80,000? मैंने अभी बताया आपको 80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज किया। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बेटा वो तो लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी साइड में ही आएंगे 80,000। समझ आ गया बेटा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ते ही हमें समझ आ गया। दूसरा, जैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट अरेंज किया था वैसे ही आपने यहाँ भी देख लिया। नेक्स्ट थिंग, बैंक तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि जो मैम 44,800 रुपये थे वो तो उसको दे दिए, उल्टा 80,000 रुपये का लोन लिया है। बैंक में कुछ नहीं, अब बैंक खाली हो गया। चलो ठीक है जी। अब नेक्स्ट चीज़ पे चले, सन्डी डेटर्स। डेटर्स हमारे थे 1,72,000 के। अच्छा, तो एक बार रिवैल्यूएशन में चेक कर लेते हैं क्या कोई प्रोविज़न बनाया था? हाँ जी, प्रोविज़न बनाया था 12,000 का, वो भी डाउटफुल डेट पे। तो चलो यहाँ प्रोविज़न लेस करके 1,60,000 रुपीज़ शो कर दिया। उसके बाद आता है आपका स्टॉक। स्टॉक था आपका 3 लाख का, लेकिन 30,000 कम में मेजर किया था ना 90% पे, तो ये तो बच गया 2,70,000। चलो ये भी आ गया। इसके बाद आता है आपका फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये आपके 4,000 बढ़ के आए थे। तो ये थे कितने के? 46 के। अब कितने के हो गए? 50 के। एक चीज़ बेटा मैं आपको साथ साथ बताना भूल गई, जब आपने कैपिटल अकाउंट लिखा था बी और सी का, तो ए का कैपिटल तो आया नहीं, क्या उसका कुछ लोन अकाउंट है मैम 1,00,000 रुपये। तो यहाँ पर एज लोन लिखो 1,00,000 रुपये, तभी आपका बैलेंस ओके होगा, अदरवाइज़ बैलेंस ओके नहीं होगा। तो अब जब हम सारी पुटिंग्स कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम एक बार नज़र मारते हैं कहीं कुछ ऐसा है जो हमारा छूट गया हो। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट ले लिया, स्टॉक ले लिया, फर्नीचर फिटिंग्स ले ली, लॉस भी ले लिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको कोई ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है जो बैलेंस शीट में नहीं होता, बल्कि सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट में होता है, फिर बाद में उसमें गड़बड़ हो जाती है।
वो हम लेते ही नहीं है क्योंकि हमने बैलेंस शीट को देख कर काम किया है। तो जब आप बैलेंस शीट को लेकर आप दोबारा से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट ज़रूर चेक कर लेना। इसके बाद हमारा आता है बेटा लास्ट स्टेप, और लास्ट स्टेप में करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका टोटल चेक करना है, क्या दोनों साइड के टोटल इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब मैंने टोटल चेक किया बेटा तो मैंने देखा इन दोनों साइड का टोटल आ रहा है 4,80,000। ये जो हमारे टोटल इक्वल आने का प्रोसेस होता है ना, ये हमें बताता है हमारी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो वो ओके आ रही है बेटा। कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट हम गलत ट्रीट कर जाते हैं फिर भी बैलेंस शीट ओके हो जाती है, बट हाँ ये ओके होना मतलब काफ़ी हद तक एक सेटिस्फेक्शन है कि हमारा समझ होगा वो काफ़ी हद तक ठीक गया होगा। ओके बेटा, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 39 बी पार्ट। ठीक है, तो आपने ये सॉल्व करना है, नोट डाउन करना है, और 39 का ए पार्ट सॉल्व करके ज़रूर उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करनी है मुझे। ओके बेटा, ओके।